सज्जाद रज़िया सज्जाद जहीर। तो इस पाठ का मैं आपको बता दूं कि ये पाठ किस लिए लिखा गया था। जब भारत और पाकिस्तान जो है विस्थापन के द्वारा जब लोग कुछ लोग भारत आके रहने लगे थे, कुछ लोग पाकिस्तान में ही छूट गए थे, कुछ भारतीय पाकिस्तान में थे, कुछ पाकिस्तानी भारत आ गए थे। तो ये जो विस्थापन की स्थिति पैदा हुई थी उससे लोग अपने अपने वतन को बहुत ज़्यादा याद करते थे और उनके दिलों का जो हाल था उसे इस कहानी में बड़े ही मार्मिक ढंग से लेखिका ने बयान किया है। इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है सफिया जिसका नाम है, उसने अपने किरदार में अनेक मजहबी प्रश्नों को खड़ा किया है। तो ये जो कहानी है एक सफिया नाम की लड़की पर आधारित है जो कि थी तो पाकिस्तानी लेकिन विस्थापित होकर भारत आ गई थी और वह अपने वतन, उसके कुछ रिश्तेदार जो थे वो पाकिस्तान में ही रह गए थे और उसे भारत में रहना पड़ रहा था। तो वो एक समय अपने भाई बहनों से मिलने के लिए पाकिस्तान लाहौर, जिसका एक शहर है लाहौर पाकिस्तान का, वह लाहौर जाती है और उस समय क्या होता है ये देखिए इस पाठ के माध्यम से। इस कहानी की प्रमुख पात्र सफिया अपने पड़ोस के घर में कीर्तन पर जाती है, जहां पर एक अधेड़ उम्र की सिख महिला जो कद काठी और पहनावे में उसकी स्वर्गवासी मां की झलक दे जाती है। अब इस पाठ को मैं आपको बता दूं कि इसको आप डिटेल्स में रीडिंग कीजिए और इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ का सारांश समझेंगे। और इसकी जो पात्र है सफिया, वो अपने पड़ोस में कीर्तन होता है वहां जाती है, वहां पर एक अधेड़ उम्र की एक सिख महिला रहती है। जब सफिया उन्हें देखती है तो उसे देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही दिख रही है। अतः सफिया उस सिख बीबी की बड़ी मासूमियत से देखती है, उस सिख बीबी को बड़ी मासूमियत से देखती है क्योंकि उसे उसमें अपनी माँ की झलक दिखती है। प्रत्युत्तर में सिख बीबी की वात्सलता दृष्टि सफिया पर पड़ते ही वह अपनी बहू से पूछ बैठती है। जब देखा सिख बीबी ने कि सफिया मेरी ओर देख रही है तो उन्हें भी बड़े ही वात्सल्य मतलब स्नेहपूर्ण ढंग से सफिया की ओर देखा और अपनी बहू से पूछती है कि ये कौन है। बहू ने उन्हें बताया कि ये मुसलमान है और कल ही लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने। लाहौर का नाम सुनते ही सिख बीबी सफिया के पास आ बैठती है। एक और कीर्तन चलता रहा, दूसरी ओर सिख बीबी और सफिया लाहौर शहर और विभाजन की हाले दिल बयां करती रही। अब सिख बीबी और सफिया आपस में बैठ के वार्तालाप करते हैं और लाहौर और भारत, पाकिस्तान और भारत किस प्रकार विभाजित हुआ इसकी ओर आपस में चर्चा करते हैं। कीर्तन की समाप्ति पर सफिया सिख बीबी से कोई सौगात लाहौर से मंगाने को आदेश करने को कहती है। जब सिख बीबी को पता चलता है कि सफिया लाहौर जा रही है तो वह उसे लाहौर का थोड़ा सा नमक लाने के लिए कहती है। तभी सिख बीबी ने थोड़ी सी असमंजसता से लाहौरी नमक लाने का आदेश दे देती है। सगे संबंधी और दोस्तों भाइयों के बीच 15 दिन किस तरह गुजरे पता ही नहीं चला। अब सफिया जो थी वो लाहौर चली गई, 15 दिन वहां उन्होंने अपने भाई बहनों के साथ गुजारे। दोस्तों व अपने रिश्तेदारों की सौगातें कहाँ रखें, कैसे पैक करें, इसी ऊहापोह में उसे नमक की उस बादामी पुड़िया को रखने की समस्या पड़ी। उसके रिश्तेदारों ने उसे बहुत सारे तोहफे दिए थे और सबको वो बैग में जमा रही थी। तभी उसे नमक को रखने के लिए बड़ी असमंजसता महसूस हुई कि इसको कहाँ रखूं, कैसे रखूं। उसने अपने पुलिस अफसर भाई से पूछा, उसका एक भाई था जो कि पुलिस ऑफिसर था पाकिस्तान में। उसने अपने भाई से पूछा, क्यों भैया नमक ले जा सकते हैं क्या? उन्होंने पूछा, क्या मैं नमक ले जा सकती हूँ? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। आप लोगों के हिस्से में तो
हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। बोलते हैं उसका भाई कि नहीं नहीं, तुम यहाँ से नमक नहीं ले जा सकती हो, क्योंकि नमक ले जाना, पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना गैर कानूनी है, और आप लोग के भारतीय लोगों के हिस्से में तो हमसे ज्यादा नमक आया है। वह झुंझलाकर बोली, मैं हिस्से की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे तो लाहौरी नमक चाहिए, मेरी माँ ने मंगाया है। बोलती है वो कि मुझे हिस्से की बात नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा लाहौरी नमक लेके जाना है जो कि माँ ने मंगाया है। माँ का जिक्र भाई की समझ में नहीं आया, क्योंकि माँ तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। वो सोचता माँ तो पहले ही मर चुकी थी, फिर ये किसके लिए लाहौरी नमक लेके जा रही है, किसको माँ बोलती है ना। तो भाई ने कहा कि कस्टम की प्रक्रिया को भाई ने बड़ी नरमी से सफिया को समझाने का प्रयास किया। भाई ने अपनी बहन को बताया कि देखो, तुम यहाँ से गैर कानूनी नमक लेके जाओगी, कस्टम वालों के बीच फंस जाओगी, कस्टम में बहुत चेकिंग होती है और तुम पकड़ी जाओगी। तो उन्होंने उसकी प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है ये बताया कि कस्टम की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, तो तुमको सजा भी हो सकती है। ये सब सारी चीजें वो अपनी बहन को समझाते हैं, किंतु सफिया ने बिगड़ कर कहा कि मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के ले जाऊंगी। बोली कि मैं चोरी से थोड़ी ना ले जाऊंगी, मैं तो बता के ले जाऊंगी। भाई बहन के बीच अनेक सवालों जवाबों के बीच पुलिस अफसर भाई ने कस्टम के सख्त कानून का हवाला दिया तो भावुक सफिया की आंखों से आंसू बहने लगा और भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले दिन 2 बजे सफिया को रवाना होना था। उसने अपने सामानों को समेटकर पैकिंग शुरू की। उसका गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि ने काम करना शुरू किया। अंततः उसने कीनुओं की टोकरी के बीच नमक की पुड़िया रखने का सोचा, क्योंकि उसने आते वक्त देखा था कि लोग कीनू केले ले जा रहे हैं। अब उसने अपना सामान पैकिंग करना शुरू किया और भावना के स्थान पे बुद्धि से काम लेना शुरू किया। और कीनू मीन्स केले, वहाँ पे लाहौर में केले को कीनू कहा जाता है। तो उन केलों की टोकरी के बीच उसने नमक को रखने की सोची, क्योंकि उसने देखा कि लोग कीनू ले जा रहे हैं, मतलब केले ले जा रहे हैं और उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। तो उसने सोचा जब फलों की टोकरी की जब चेकिंग नहीं हो रही है तो क्यों ना मैं फलों की टोकरी के बीच में इसे छुपा के ले जाऊं। अतः उसने नमक की पुड़िया कीनू की टोकरी की तह में रख दी और रात के 1:30 बजे वह अपने बचपन के दिनों को याद करके अतीत में खो गई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद हो गई और वह लाहौर शहर को स्वप्न में भ्रमण करने लगी। अचानक उसकी आंखें खुली तो उसका हाथ कीनू की टोकरी पर जा पड़ा, जिनको देते वक्त उसके एक दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी सफिया का सामान कस्टम जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा। तब सफिया ने फैसला किया कि वह मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं, कस्टम वालों को दिखा कर ले जाएगी। उसने सोचा कि अब मेरा समय आ गया है, मेरे सामान की जांच होने का समय आ गया है। अब सफिया का सामान जांच होने के लिए निकाला जा रहा था। कस्टम वाले अधिकारी उसके सामान की जांच की परख करना चाहते थे और उसके सामान को निकाल रहे थे, ले जाने के जांच करने के लिए ले जाना चाहते थे। तब उसे ऐसा लगा कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी तो क्यों ना मैं इन्हें बता दूं कि ये मैं नमक ले जा रही हूँ। चोरी से ले जाने से अच्छा है कि मैं उसे बता दूं। सफिया ने फैसला लिया कि वो मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं, कस्टम वालों को दिखाकर ले जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकालकर अपने पर्स में रख लिया। सफिया ने कस्टम अफसर से औपचारिक बातचीत के पश्चात नमक की पुड़िया पर्स से निकालकर उसके सामने रख दिया और सब कुछ बता दिया। कस्टम अधिकारी ने पुड़िया को उठाकर अच्छी तरह लपेटा और सफिया के पर्स में रखते हुए कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। कस्टम वाले भी उसकी इस ईमानदारी से बड़े प्रभावित हुए और कहा कि जब मोहब्बत के तोहफे के रूप में तुम इतना सा जब नमक ले जा रही हो तो शायद उन्होंने उसे जाने की परमिशन दे दी और उसके बाद में वो वहाँ से
उन्होंने भी सोचा कि ये मोहब्बत का जो तोहफा है थोड़ा सा, उसको ले जाके वो कौन सा बड़ा अपराध कर रही है, इसलिए उन्होंने भी उसे लपेट कर उसके पर्स में वापस रख दिया। सफिया अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को हसरत भरी निगाहों से देखती रही और रेल कब लाहौर से अमृतसर आ गई पता ही नहीं चला। अमृतसर में सफिया का सामान पुनः कस्टम से होकर गुजरा। वहां उसने कस्टम अधिकारी, जो सूरत से बंगाली लगता था, से कहा, देखिए मेरे पास थोड़ा नमक है। अब दूसरी बार जब कस्टम से उसकी जांच होना शुरू हुआ तो वहां का जो अधिकारी था वो चेहरे से बंगाली लगता था। उसने उसे, सफिया ने उस अधिकारी को बताया कि मेरे पास थोड़ा सा नमक है और मैं लेके जा रही हूँ। फिर उसने नमक की पुड़िया उनकी ओर बढ़ाते हुए सब कुछ कह सुनाया, सारी चीज उसने बता दी। कस्टम अधिकारी ने सफिया को प्लेटफॉर्म के एक सिरे के कमरे में ले गया और वहां उसने चाय की चुस्कियों के बीच अपने मेज के दराज से एक किताब निकाल कर सफिया के सामने रख दी। वह जो अधिकारी था उसने प्लेटफॉर्म से सफिया को एक कमरे में ले गया, वहां उसे चाय पेश की और एक किताब निकालकर सफिया को दिखाया, जिसके बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946। अर्थात इसका मतलब है कि शमसुल इस्लाम की तरफ से, मतलब एक व्यक्ति है जिसका नाम शमसुल इस्लाम है, उनकी तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ सप्रेम भेंट है इस किताब की, और उस पर स्थान का नाम ढाका लिखा हुआ है और सन का नाम 1946 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि सन 1946 में ढाका में शमसुल इस्लाम ने सुनील दास गुप्त को ये किताब भेंट की थी। सफिया ने प्रश्न किया, तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? तो आप यहाँ कब आए? बोली कि आप अगर बंगाली हैं तो आप यहाँ कब आए? उस कस्टम अधिकारी ने बताया कि उसका वतन ढाका है और जब वो 12-13 वर्ष का था तब उसके मित्र ने उसकी सालगिरह पर भेंट स्वरूप वह किताब दी थी। उसने बताया कि वह कलकत्ता में रहा, पढ़ा और नौकरी मिली, पर वतन आते जाते रहा। मतलब पाकिस्तान का ही रहने वाला था एक्चुअली वो, लेकिन कलकत्ता में रहकर उसने पढ़ाई लिखाई की, वहीं नौकरी मिल गई। तो तब उसने बताया कि मैं कलकत्ता में रहने लगा, लेकिन अपने वतन आना जाना करता रहा। वतन के नाम पर सफिया हैरान हो गई और कहा कि मेरा वतन ढाका है। कस्टम अधिकारी ने डाब की बात करते हुए अपने वतन की जमीन और पानी की प्रशंसा की। कस्टम अधिकारी ने बताया कि मेरे वतन में डाब मीन्स नारियल का पानी, वहाँ के नारियल के पानी की बड़ी ही प्रशंसा की। बताया कि हमारे देश का नारियल पानी बहुत ही अच्छा होता है और नमक की पुड़िया सफिया के बैग में डाल दी। ऐसी बात बताते बताते वो नमक की पुड़िया सफिया के बैग में डाल दी उसने। सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ती हुई सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, कहने मतलब पता नहीं सकती थी। वो सोच रही थी कि आदमी बंगाल का है, बंगाली जैसा दिखता है, लेकिन है वो पाकिस्तानी। मेरा वतन पाकिस्तान है, रहती हूँ मैं भारत में। आखिर मेरा वतन कौन सा है, या भारत या पाकिस्तान? इस बंगाली का भारत वतन कौन सा है, भारत या पाकिस्तान? किसका वतन कौन सा है? कस्टम के इस तरफ या उस तरफ? बोली कि कस्टम के इस तरफ या उस तरफ, किस तरफ किसका वतन है, कुछ मालूम नहीं। अर्थात लोग बटे हुए हैं, लोग विस्थापन की स्थिति में विस्थापित होकर एक अपने देश से दूसरे देश में जा बसे हैं और दूसरे देश से पहले देश में जा बसे हैं। ये होता है विस्थापन की स्थिति
लोग जब दो देश आपस में जब दो हिस्सों में बंटता है तो आधे लोग इस देश में चले जाते हैं और आधे लोग उस देश में जा बसते हैं। लेकिन जिसका सही में जो वतन होता है वो उस देश में ना होकर के वह दूसरे देश में पहुंच जाता है। इस प्रकार ये नमक की कहानी जो है वो विस्थापित हुए लोगों की दिलों के हाल को बयां करती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार सफिया जो है अपने वतन जाकर थोड़ा सा नमक लाके देती है, क्योंकि जो सिख बीवी थी वह थोड़ा सा नमक चाहती थी अपने वतन का, क्योंकि वो भी लाहौर की ही थी। और अपने कहते हैं ना कि अपने वतन की मिट्टी कितनी प्यारी होती है, तो अपने वतन से लोगों को कितना प्यार प्रेम होता है। तो यह बात इस लाहौरी नमक से ही स्पष्ट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप पाठ को पूरी तरह रीडिंग कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए और समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।